दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2024 और दिन है गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से को देखेंगे। इसके बाद द हिंदू की प्रमुख खबरों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अभी कच्चा थीवू आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो सबसे पहले हम कच्चा थीवू आइलैंड की हिस्ट्री देखते हैं। कच्चा थीवी को हम मैप के माध्यम से देखें तो ये देखिए, जो पाक स्ट्रेट है, ठीक है, जो पाक जल संधि है जिसके माध्यम से श्रीलंका और भारत अलग होता है, यहीं पर लोकेटेड है कच्चा थीवू आइलैंड। तो कच्चा थीवू आइलैंड में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिस्प्यूट में। एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा तमिलनाडु की सरकार, एंड तीसरे नंबर में आ जाता है श्रीलंका। तमिलनाडु स्टेट भी इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और ये श्रीलंका की टेरिटरी के अंतर्गत घुस जाते हैं मछली पकड़ते पकड़ते, क्योंकि उनको इधर पर रिसोर्सेज नहीं दिखते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, ये ट्रॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, अपने क्षेत्र की मछलियाँ इन्होंने पकड़ पकड़ करके ख़त्म कर दिया है। अब ये लोग कच्चा थीवू की तरफ जाते हैं, श्रीलंका की सीमा की तरफ जाते हैं और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है श्रीलंका अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसी प्रकार से अब डिमांड ये उठ रही है कि जो कच्चा थीवू आइलैंड है उसके ऊपर भारत को अपना कब्जा जताना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया है, ठीक है, बेच दिया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन रियल स्टोरी क्या है, इसके ऊपर इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ में फैला हुआ एक निर्जन स्थान है। कोई नहीं रहता है यहाँ पर, और ये भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री दूर पर लोकेटेड है। बोला जाता है कि 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की सिरिमा आरडी भंडार नायके ने एक समझौता किया था। इससे कच्चा थीवू को श्रीलंका क्षेत्र के रूप में मान्यता मिल गई थी, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसका जो स्वामित्व है उसमें चेंजेस आया। इस एग्रीमेंट ने क्या बोला, भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ना, वहां पर अपना जाल सुखाने की अनुमति है। साथ ही साथ भारतीय तीर्थयात्री इस द्वीप पर कैथोलिक तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इतनी चीज़ें वहाँ पर मिल गई थी। भले ही जो स्वामित्व है श्रीलंका के पास है, लेकिन यहाँ पर मछली पकड़ने जा सकते हैं मछुआरे, साथ ही यहाँ पर आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर हिस्टोरिकल रूप से यदि हम देखें तो मछली पकड़ने के लिए कच्चा थीवू आइलैंड का यूज़ होते आ रहा है। भारत भी पकड़ता है, श्रीलंका के मछुआरे भी पकड़ते हैं। हालांकि इस सुविधा को 1974 के एग्रीमेंट में स्वीकार किया गया था। इसके बाद 1976 में एक और एग्रीमेंट आया था। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था दोनों देशों के लिए समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बताना है कि आपकी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट क्या है। इसके अलावा दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरों पर प्रतिबंध भी इस एग्रीमेंट में लगाया गया था। मतलब दोनों देशों में से किसी की भी स्पष्ट अनुमति के बिना एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति के आप यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते, ना तो हम पकड़ेंगे ना तो वो पकड़ेंगे। एडिटोरियल की तरफ जाएं तो देखिए, कच्चा थीवू के ऊपर यदि हमें कभी भी आंसर राइटिंग के लिए आता है 250 शब्दों में, तो उसकी जो लाइनें रहने वाली हैं 250 शब्दों में, इंग्लिश में क्या रहेगी वो ये है, इट वुड बी अनवाइज टू अटेम्प्ट टू क्रिएट ए बर्लिन वॉल इन पाक स्ट्रेट। ये भारत है और ये श्रीलंका है, दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके बीच में आप सीमाएं बनाने की कोशिश मत करिए, बर्लिन की दीवार खड़ा करने की कोशिश मत करिए। इसकी जगह में आपको क्या करना है, पाक बे को एक कॉमन हेरिटेज के तौर पर विकसित करिए, जिसमें दोनों के अधिकार रहेंगे, इंडिया के भी और श्रीलंका के भी। तो ये इसका सॉल्यूशन निकल करके आ सकता है कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट का। इसमें हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है।
शुरुआत करते हैं कि कब से भारत के मछुआरे ने श्रीलंका के इशू को उठवाया था। ठीक है, कच्चा थीवू डिस्प्यूट को उठाया था। तो हाल फिलहाल में देखा जाए, ठीक है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है उस दौरान में काफ़ी सारे लोग को बुलाया गया ऑफिस में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप भी आइए, आप भी आइए। दो चार ऐसे जो लीडर लोग थे उनको बुलाया। साथ ही साथ इसमें मछुआरे लोग भी आए थे। उन्होंने डिमांड करी थी कि ये जो कच्चा थी वो आइलैंड है ना, इसको आप ले लीजिए। इसके अलावा इस एडिटोरियल को लिखने वाले राइटर भी यहाँ पर इस बैठक में पार्टिसिपेट किए थे। तो जो 19 फिशरमैन हैं उन्होंने इस कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में उल्लेख किया था। एंड कैसे करके जो श्रीलंका की ऑथोरिटीज़ है, नेवी है, वो हमारे देश के नागरिकों को गोली मार देती है, इस प्रकार की कहना चाहिए यहाँ पर डिमांड उठ रही थी। इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे ये अथॉरिटी और यहाँ के फिशरमैन। लेकिन राइटर ने यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन खड़ा किया था। डू द श्रीलंकन तमिल फिशरमैन हैव द राइट टू फिश इन देयर वाटर्स। पहले नंबर का क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कोई ऐसा अधिकार मिल गया है कि आप वहाँ जाकर के मछली पकड़ सकते हैं। और इसका आंसर फिर नो में आया। प्रॉब्लम यहाँ जो खड़ी हो रही है इसके दो पहलू हैं, दो साइड, समस्या दो तरफा है। पहले नंबर, ऑन द वन साइड आर टू गवर्नमेंट विच डू नॉट वांट टू रीओपन द इशू ऑफ कच्चा थीवू। पहले नंबर की बात यह है, दो सरकारें ऐसी हैं, भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार, वो सोचती है कि इस इशू का हम उठाते ही नहीं हैं। साथ ही साथ अदर साइड में क्या है, जो इंडियन फिशरमैन हैं ये भी आसानी से अपनी जीविका को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत लंबे सालों से ये लोग कच्चा थीवू पे जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमें ये अधिकार मिल ही जाना चाहिए, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आजीविका के साधन को हम इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इशू है इसमें दो परस्पर संबंधित मुद्दे उठते हैं। पहले नंबर की बात ये है, यदि आप जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है उसको एक तरफा आप अकेले से ही स्क्रैप कर देते हैं तो इसके कुछ प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया श्रीलंका के संबंध बिगड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इंडिया के जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ठीक उसी समय यदि ऐसा कुछ होता है तो सेंटर शुड बी अर्ज to take immediate step to ensure the livelihood of fishermen on both sides of पाक स्ट्रेट। साथ ही साथ केंद्र सरकार को पाक जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर मछुआरों की रोजी रोटी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया जाना चाहिए। पीसफुल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन लाने की जो कोशिश करी जाती है हिस्ट्री में यहाँ पर बताया जाता है। राइटर ने इस मैटर पर जो रिसर्च है 1990 में चालू किया। रिसर्च करने का उद्देश्य ये था कि हम इस मुद्दे के ऊपर पीसफुल सॉल्यूशन लेकर के आएंगे जिससे जो फिशरमैन की लाइवलीहुड है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी जो फोकस वाली चीज़ करी जा रही है वो केवल मछुआरे हैं, बाकी इस आइलैंड का किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अदर रिसोर्सेज को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं होती है। और भी पीछे इतिहास में हम जाते हैं ना तो एक भूदान का उल्लेख किया जाता है कि भाई भूदान के माध्यम से श्रीलंका को भारत ने इसको सौंप दिया। 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन की पार्टी में थे और जब डिबेट चल रही थी लोकसभा में उन्होंने कैरेक्टराइज किया था कच्चा थीवू को आपने गिफ्टेड कर दिया है एज ए भूदान के रूप में। एंड उन्होंने बीजेपी के जो लीडर हैं जन कृष्णमूर्ति को बोला था कि आप एक केस फाइल करिए मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है, और इसकी जुडिशियल रेमेडी होना चाहिए, मतलब इसकी न्यायिक जांच पड़ताल होना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने बोला था कि आप जो जन कृष्णमूर्ति हैं आप एक कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में इसके लिए केस दायर कर दीजिए। लेकिन अब इसके बाद आप देखते हैं जन कृष्णमूर्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में
ये केस दायर भी कर दिया। इनका केस डिसमिस कर दिया गया था कि क्योंकि वो उस समय में कोई भी प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए थे जिसके माध्यम से आप ये कह सकें कि कच्चा थीवू जमींदारी का एक हिस्सा था। किसका? राजा ऑफ रामनद, एंड दैट वंस द जमींदारी वाज एबोलिश्ड, क्योंकि उस समय तक तो जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी थी। इट हैड बिकम ए पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अब जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई थी ना, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बन गया था। यहाँ पर राइटर दो प्रकार के सुझाव देते हैं। पहले नंबर का सुझाव क्या है? कच्चा थीवू द्वीप को अनंत काल तक के लिए पट्टे पर वापस ले लें। ठीक है, पहले नंबर में क्या बोला जाता है कि आप पट्टे पर उसको वापस ले सकते हैं। श्रीलंका की जो सोवरनिटी है वो बरकरार रखी जाएगी, लेकिन भारत स्थायी पट्टे के परिणाम स्वरूप मछली पकड़ने के उद्देश्य से द्वीप और आसपास के पानी का उपयोग कर सकता है। तो राइटर पहला सॉल्यूशन ये लेकर के आते हैं। उस समय में क्या होता है, तमिलनाडु के जो मछुआरे थे ना, वो बहुत दूर तक मछली पकड़ने के लिए जाया नहीं करते थे। मतलब श्रीलंकन एरिया तरफ उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पास में ही उनको अच्छा खासा मछली मिल जाया करता था। सेकंड सजेशन जो आता है, इसमें बोला जा रहा है कि जो भारतीय मछुआरे हैं, आप श्रीलंकन वाटर में फिशिंग कर सकते हैं। कितना तक? 5 नॉटिकल मील तक, इतना अंदर तक आप घुस सकते हैं, ऐसा अगला सुझाव दिया जाता है। 1976 के एग्रीमेंट के अंतर्गत श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनको परमिशन मिल गया था कि आप फिशिंग करिए नियर द वेज बैंक, नियर कन्याकुमारी फॉर 3 ईयर्स। 1976 में, ये देखिए यहाँ पर ये जो लोकेशन है वेज बैंक की, ये है वेज बैंक की। इसमें बोला गया है कि जो श्रीलंका के मछुआरे हैं ना, वो इस एरिया तक आ सकते हैं, लेकिन ये 3 साल के लिए उनको छूट दी गई थी। जबकि तमिलनाडु की जो सरकार है, मतलब ऑल इंडिया अन्न अन्न द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था राइटर के सजेशन को। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल वाज इन द फॉर्म ऑफ न्यू दिल्ली रिफ्यूजिंग टू रीओपन द इशू। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह खड़ी हो जाती है कि केंद्र सरकार इस इशू को रीओपन नहीं करना चाहती थी। अब ट्रॉल ट्रॉल जो होता है, ये क्या काम करता है, पूरी जो सतह में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, उनको पूरा समेट करके बाहर ले आता है। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं कि ये ऐसी जाली है, इस जाली के माध्यम से ये पानी की जो एकदम सतह वाली एरिया है, यहाँ पर इसको डाला जाएगा, तो मछली के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं ना, जो काम की मछली नहीं है, वो भी आप उनको बाहर निकाल करके ले आते हैं। इसलिए ट्रॉलर्स का इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है श्रीलंका ने। ट्रॉलर्स का भी इस्तेमाल करने के पीछे एक रीज़न है कि ऊपर कम गहराई में मछुआरों को मछली अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए उनको डीप एरिया में जाना पड़ता है और वहाँ पर उनको ट्रॉलर्स और मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर के मछलियाँ मिल पाती हैं। फिर से इतिहास यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से हमारे देश में क्राइसिस आया था। इसके बाद झींगा का एक्सपोर्ट बढ़ा, इसके अलावा ट्रॉलर का इस्तेमाल होना चालू हो गया। तो सबसे पहले तो संकट आया उस समय में हमारे देश को ये लगा कि हमारे पास में जो झींगा है ना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ को हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए उनको बड़े पैमाने पर ट्रॉलर्स की ज़रूरत पड़ गई। मतलब एक साथ तीनों चीज़ें इकट्ठी यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। सेकेंड नंबर में कहीं कहीं पर हमको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला था। श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड बैंड fishing and the Tamil fishermen from Sri Lanka came to India as refugee। श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फिशिंग के ऊपर बैन लगा दिया है, एंड जो तमिल फिशरमैन थे श्रीलंका के, वो इंडिया आ गए हैं एज ए रिफ्यूजी के तौर पर। दे वर एम्प्लॉयड बाय ट्रॉलर ऑनर्स। इसके बाद ट्रॉलर के जो ऑनर्स थे, ये लोग इनको क्या दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। विथ देयर गाइडेंस
इंडियन फिशरमैन बिगर वेंचरिंग डीप इनटू श्रीलंकन वाटर। अब यहाँ के मछुआरे श्रीलंका के भारत आ गए हैं, अब इनको ट्रॉलर भी मिल गया है और उनको पता है कि मछली कहाँ पर मिल सकती है, इसलिए ये लोग क्या है श्रीलंका के एरिया में घुस करके वहाँ की भी मछलियाँ पकड़ने लगे थे। देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा में यहाँ से आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा श्रीलंकाई जल में पकड़े गए झींगे के कारण था। ट्रॉलर्स का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर क्यों श्रीलंका ने बैन लगाया है, इसके ऊपर राइटर का यहाँ कहना है कि जो ट्रॉलर्स होते हैं ना, सी बेड में जितनी भी चीज़ें हैं सबको एकदम समेट लेते हैं एंड नीचे में कोई भी मछली नहीं रह जाती, जो हमारे काम की है काम की नहीं है, जो उसके साथ में अदर चीज़ें हैं ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हो सकता है उनके लिए जो चारा है वो भी आ जाता होगा उस ट्रॉलर में। ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या काम किया, इंडियन मछुआरे ने भारतीय जो एरिया था वहाँ से रिसोर्सेज को ख़त्म करना चालू कर दिया, मछलियों को ख़त्म करना चालू कर दिया। इसके बाद इंडियन फिशरमैन एंटर करने लगे थे श्रीलंकन वाटर्स में फिशिंग के लिए एंड श्रीलंकन फिशरमैन बिगन टू कंप्लेन। इसके बाद वहाँ के मछुआरों ने कंप्लेन करना चालू कर दिया कि जो इंडियन ट्रॉलर्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके सी बेड को। व्हाट इज़ मोर बॉटम ट्रॉलर्स आर बैंड इन श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि आप ज़्यादा ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि हम 1974 के दशक की बात करें, गांधी वाज डिटरमाइंड टू सेव द आइलैंड। 1974 में बोला गया इंदिरा गांधी के द्वारा कि मैं एक काम करती हूँ, इसको दे देती हूँ श्रीलंका को। अकॉर्डिंग टू एसपी जगोटा, इसके बाद जो डायरेक्टर ऑफ लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न है मिस्टर मिसिस गांधी ओवर रूल्ड द व्यू ऑफ सीनियर ऑफिशियल। आगे क्या बोला जाता है, ठीक है, जब श्रीमती गांधी ने द्वीप को सौंपने का निश्चय कर लिया था तो जो तत्कालीन निदेशक थे ना, श्रीमती गांधी ने वरिष्ठ अधिकारियों के विचारों को खारिज कर दिया था। इसके अलावा वो तो यहाँ तक कि क्या बोलना चाह रही थी कि हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं और ये लाइन यदि ड्रॉ हो जाती तो ये जो कच्चा थी वो है श्रीलंका के पक्ष में चला जाता। हालांकि इस समझौते में क्या था कि ये जो आइलैंड रहेगा इसके चारों तरफ श्रीलंकाई जल की निरंतर उपयोग, हम इसके पानी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन 1976 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भारत की सरकार ने इस चीज़ को भी त्याग दिया था। लेकिन एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उस समय में एम करुणानिधि, ठीक है, एंड जो फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह हैं, इन्होंने विजिट किया था मद्रास का ताकि कुछ डिस्कशन किया जा सके। एम करुणानिधि should have followed the stance taken by the BC Roy, who went to Supreme Court of India on the issue of transfer of Beru Bari of East Pakistan। एम करुणानिधि क्या करने वाले थे, उन्होंने सोचा आप कैसे करके कच्चा थीवू को श्रीलंका को दे सकते हैं। इसके पहले बीसी रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया था जिसमें भारत सरकार बेरूबारी को ईस्ट पाकिस्तान को दे रही थी, तो ये वाला जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट चला गया था। इसमें बोला गया बीसी रॉय के द्वारा कि आप क्यों इसको ईस्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं, यदि आप ऐसा करेंगे ना तो इसमें आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसी प्रकार से एम करुणानिधि भी चाहते थे कि मैं ये केस दर्ज कर देता हूँ एंड उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड को मैं सौंपने से रोक सकता हूँ। इसकी जगह उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था उनकी विधानसभा के माध्यम से। ए रेजोल्यूशन ऑन ए सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली अंडर द सेंटर्स जुरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग। इसमें बोला गया था कि हमने जो विधेयक पारित किया है, ठीक है, हमने जो विधेयक पारित किया है विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय पर कोई प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, जबकि न्यायिक निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है।
केंद्र सरकार की बात मानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो हमें मानना पड़ेगा। अब जब वो वहाँ गए ही नहीं तो फिर आगे कुछ हो भी नहीं पाया। आगे बोला जा रहा है कि श्रीलंका यदि इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कर देता है तो इससे दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब होगी, साथ ही साथ में अदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं। राइटर लास्ट में बोलते हैं कि इस मुद्दे को यदि सुलझाना है ना तो इसमें हमें कुछ कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 सजेशन दिए जाते हैं। पहले नंबर का तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैन करना पड़ेगा जितने भी फिशिंग इक्विपमेंट हैं, ट्रॉलर्स हैं, जिस प्रकार से श्रीलंका ने बैन किया। तभी जाकर के हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ के मछुआरे और हमारे यहाँ के मछुआरे बराबर मात्रा में उनको मछली मिल पाएगी। यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट किया जा सकता है, जैसे कि 3 दिन पाक बे में, पाक की खाड़ी में श्रीलंका के मछुआरे मछली पकड़ेंगे और बाकी के जो 3 दिन है ना वो इंडियन मछुआरे पकड़ेंगे और 1 दिन का रेस्ट रहेगा। सेकंड नंबर का जो प्रयास किया जा सकता है वो क्या है, ठीक है, हमें इनकरेज करना पड़ेगा तमिल फिशरमैन्स को ऑफ बोथ कंट्रीज़ टू मीट। इधर के भी मछुआरे मिलेंगे, उधर के भी मछुआरे मिलेंगे कि आप जो है आपस में मिलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करिए एंड वेंचर का निर्माण करिए डीप सी फिशिंग के लिए। आपके पास में जो ट्रॉलर्स पड़े हुए हैं उनको आप मॉडिफाई करके वेसल्स में बदल दीजिए, ठीक है, ताकि जो आपकी शिप है ना उसकी थोड़ी सी सहायता हो सके। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेशनल वन हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये आर्टिकल लिखा गया है। 250 शब्दों में जो हमें आंसर राइटिंग करना है तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये रहेगा, द नेशनल वन हेल्थ मिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन दैट ओनली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच विल इंश्योर ए बेटर रिस्पॉन्स टू डिसीज आउटब्रेक। भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी डिसीज़ आउटब्रेक हो रहा है, चाहे वो इंसानों को प्रभावित करने वाले हों चाहे जानवरों को प्रभावित करने वाले लोग हों, इन रोगों से यदि हम निपटना चाहते हैं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हम कहाँ से सीख सकते हैं, नेशनल वन हेल्थ मिशन से सीख सकते हैं। इसमें हमको आंसर राइटिंग करना है 250 शब्दों में। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इंसान और जानवर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो रोग हैं वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, एनवायरनमेंट इंटरकनेक्टेड है। ये चीज़ हमने सीखे हैं कोविड-19 पेंडेमिक से। तो इससे क्या होता है, ना केवल इंसान प्रभावित हुए थे इस पेंडेमिक से, लेकिन साथ ही साथ में जो लाइव स्टॉक है ना वो भी प्रभावित हुआ था। ये एक एग्जाम्पल है, बीइंग द आउटब्रेक ऑफ लंपी स्किन डिसीज दैट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। लंपी स्किन डिसीज का आप उदाहरण देख लीजिए, कितनी सारी गायों को ये रोग फैला था। नेशनल वन हेल्थ मिशन की हिस्ट्री के बारे में यदि हम बात करें तो जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, शॉर्टकट में इसको PMSTIAC बोला जाता है, इसने समर्थन किया था कि हम नेशनल वन हेल्थ मिशन को स्थापित करेंगे। इसके बाद 13 मंत्रालय और विभाग साथ साथ में आए थे। इसमें विज्ञान की कुछ जो फंडिंग एजेंसीज भी थी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ पैरास फार्मास्यूटिकल एंड आयुष, या फिर आयुर्वेदा आया, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ थी हेल्थ से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री इसमें जुड़ा, एनवायरनमेंट वाली एज वेल एज डिफेंस वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी आपस में मिलकर के साथ में काम करी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की स्थापना करी जाती है। इसका जो ऑफिस है वो नागपुर में बनाया गया है।
ये बताता है कि कैसे करके हमको कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज़ को नेशनल लेवल पर। एंड ये एक नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में। इसका जो फाउंडेशन स्टोन रहा था इस इंस्टीट्यूट का, इसको डाला गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को। अब और भी आगे कैसे करके यात्रा तय की जाती है इसमें बताया जाता है। तो जो नेशनल वन हेल्थ मिशन का गोल था वो क्या क्या था, हमें कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करना है ताकि जो डिसीज़ का सर्विलांस है, सबसे पहले तो हमें पता लगाना है, उसको इंटीग्रेट किया जा सके। जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस तैयार करना है, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए ताकि हम बेटर कंट्रोल कर सकें रूटीन डिसीज़ को, साथ ही साथ जो पेंडेमिक प्रकार के डिसीज़ हैं उनको भी हम जान पहचान कर सकें। एनिमल में भी बहुत सारे रोग फैलते हैं, फिर एनिमल से वो इंसानों में फैलना चालू हो जाते हैं, इससे बहुत सारा हमको लॉस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जबकि मनुष्यों को प्रभावित करने वाली बीमारियां जैसे कोविड-19 के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसी बीमारियां जो जानवरों को प्रभावित करती हैं जैसे कि पैर और मुंह की बीमारी, या फिर इसको हम बोलते हैं लंपी स्किन डिसीज़, इससे जो प्रोडक्टिविटी और ट्रेड है वो प्रभावित हो सकता है। इसी तरह और भी कुछ कुछ डिसीज़ हैं जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर, ये अफेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल्स को एंड उनके कंजर्वेशन को। हम सोचते हैं कि जंगली जो जानवर हैं उनको हम बचा के रखेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो डिसीज़ हैं उनकी जनसंख्या को कम करते जाते हैं। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। हमारी अप्रोच ऐसी होना चाहिए थी कि सब लोग मिलकर के आपस में सहयोग करें और हम अच्छी तरह से तैयार रहें इस प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए। साथ ही साथ those that can cause next pandemic such as avian influenza और निपाह, आने वाले समय में कुछ कुछ बीमारी ऐसी हैं जो कि पेंडेमिक का रूप ले सकती हैं, बहुत भयानक तरीके से फैल सकती हैं, तो इनसे भी हम कैसे करके लड़ सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से प्रयास हम कर सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, यदि हम फोकस नहीं करते हैं R&D के ऊपर तो हम पेंडेमिक से लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम बेटर प्रिपेयर हो सकें इमर्जिंग डिसीज़ के लिए। इसके लिए हमें कुछ टूल्स हैं जिनका डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि वैक्सीन, थेरापोटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, जो कि क्रिटिकल माने जाते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए। तो इन सब चीज़ों में हमें पहले से ही तैयार होने की ज़रूरत है। फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको आपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जैसे कि DBT, CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल विल बी प्ले ए की रोल। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही अकेले क्यों सहयोग करेंगे? हमारे जो एकेडमिक सेंटर बनाए गए हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, वो भी क्रिटिकल स्टेक होल्डर माने जाते हैं, ठीक है, इस रियलिटी से लड़ाई लड़ने के लिए। चौथे नंबर में जो प्रयास किया जाना चाहिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलकर के काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में ये कोई रोग फैला है, केंद्र सरकार सोचेगी तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, हम क्या करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। अब एक और जो चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही वो है नेशनल नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरीज़ जगह जगह पर हमको बनाने की ज़रूरत है ताकि हम रोगों की पहचान बड़े आसानी से कर सकें। इस मिशन के अंतर्गत एक नेशनल नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजन बायोसेफ्टी लेवल BSL-3 एंड BSL-4 लेबोरेटरीज़ क्रिएट करी गई हैं। इस प्रकार की लेबोरेटरीज़ को यदि हम लेकर के आते हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इससे हम एड्रेस कर पाएंगे डिसीज़ आउटब्रेक रिस्पांस को बेटर तरीके से, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल है, एनवायरमेंटल सेक्टर के क्षेत्र में। हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है। अगला जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो है एपिडेमियोलॉजी एंड डाटा एनालिटिक कैपेबिलिटी। इंडिया
के पास में काफ़ी कैपेबिलिटी है, जैसे एपिडेमियोलॉजी से लेके डाटा एनालिटिक कैपेबिलिटी से लेके, तो इसका भी हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला जो प्रयास हम कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल है। अगला जो प्रयास किया जा सकता है वो है इमर्जिंग अप्रोचेस सच एज जीनोमिक सर्विलांस। जीनोमिक सर्विलांस के ऊपर भी हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जा कर के हम कोविड-19 पैंडेमिक जैसी बीमारियों से लड़ पाए हैं। ग्लोबल सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो जो वन हेल्थ है वो एक ग्लोबल टॉपिक है। ये खाली भारत अकेले के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि जो ग्लोबल हेल्थ है, और इस चीज़ को उठाया गया था G20 की मीटिंग में। तो हमें आपस में आना है और जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ है, ठीक है, सच एज बिल्डिंग बेटर सर्विलांस कैपेसिटी। हमें सबसे पहले तो रोग की पहचान करना है, बेहतर कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो एनालिटिक कैपेबिलिटी है एंड सेटअप करना है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वन हेल्थ इंस्टीट्यूट। वन हेल्थ इंस्टीट्यूट टाइप के जो इंटरनेशनल नेटवर्क हैं उनको भी हम स्थापित कर सकते हैं। वन हेल्थ अप्रोच को हमें रोगों तक ही सीमित नहीं करना है। इट कंसर्न वाइडर एस्पेक्ट सच एस इंटर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी, प्लांट डिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑल ऑफ दिस। इसका इस्तेमाल हम कुछ और जगह भी कर सकते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल कहीं रेजिस्टेंस हो रहा है, फूड सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, प्लांट डिसीज़ के लिए कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ रहा है उसके ऊपर भी हम वन हेल्थ सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जगह जगह पर जो एनोनिमस होर्डिंग्स लगी हुई हैं इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रैकडाउन करने वाला है, हटाने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ चुनाव आचार संहिता लगाए गए हैं, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कि चुनाव के पहले आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में यदि हम बेसिक जानकारी देखें ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को, और ये एक संवैधानिक निकाय है। हमारे देश में संविधान ने ये उल्लेख किया है कि चुनाव यदि कंडक्ट कराना है तो उसके लिए हमें एक संस्था बनाने की ज़रूरत है। और जो 25 जनवरी 1950 है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। एंड इसका जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। हमारे देश में लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और रूस राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, हमारे यहाँ पर जो पंचायत हैं, ठीक है, पंचायत हैं, इसके अलावा जो नगर पालिकाएँ हैं, ये सब बाद में ऐड हुई थी, इसलिए इनके चुनाव का काम ये नहीं करता है। इसके लिए स्टेट में अलग से राज्य चुनाव आयोग बनाए गए हैं, वो इनका चुनाव कराने का काम करते हैं। वहीं यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारा जो भाग 15 है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसके बारे में उल्लेख करता है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बारे में चीज़ें दी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें देखिए, बोला जाता है कि शुरू में ये एक सदस्य वाला था, बाद में इसका काम बढ़ गया तो इसको बहुसदस्यीय बना गया। मतलब सबसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और नीचे में अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, 2 ठो, कुल मिलाकर के 3 लोग मिलाकर के चुनाव आयोग का निर्माण करते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत क्या किया गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों को, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें बोला है आपको ये इंश्योर करना है कि कहीं पर भी पोल रिलेटेड मटेरियल है, होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि उसको प्रिंट कौन किया है, उसका पब्लिशर कौन है। यदि कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, ऐसा ECI का कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग से रिलेटेड है। IIM को वर्ल्ड की टॉप 25 यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है मैनेजमेंट स्टडी के लिए, एंड JNU को बोला गया है ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद ये टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है पूरे विश्व भर में बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी के लिए।
जबकि जो आईआईएम है जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, कलकत्ता में लोकेटेड है, ये टॉप 50 में अपनी जगह बना पाई हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बाय सब्जेक्ट अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, इसको हाईएस्ट रैंकिंग मिली है इंडिया में, एंड इन द कोवेटेड रैंकिंग अनाउंसमेंट बाय द क्वैकरली सिमॉन्स, द लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिटिक फर्म है। तो लंदन में आधारित एक कंपनी जिसने ये रैंकिंग प्रोवाइड करी है। इस यूनिवर्सिटी को 20वें नंबर की पोजीशन मिली है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए। वहीं यदि हम बात करें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, इसको 24वें नंबर की पोजीशन मिला है ग्लोबली डेंटिस्ट्री स्टडीज़ के लिए। डेंटिस्ट्री मतलब दंत चिकित्सा से रिलेटेड इसकी रैंकिंग प्रोवाइड करी गई है।